गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में जाना और हमने ये जाना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कोई विद्युत फ्लक्स पाएगी, उस पृष्ठ से गुजरने उससे बद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हमने हमने आपको ये भी बताया था कि अगर उस पृष्ठ में प्लस आवेश भी मौजूद है और माइनस आवेश भी मौजूद है तो आवेश नेट आवेश कैसे निकालना है और उस पृष्ठ से बद्ध आवेश कैसे ज्ञात करना है वो भी हम लोगों ने जाना। दूसरी बात, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बंद पृष्ठ और यहां पर कोई आवेश भी रखा हुआ और इस आवेश के कारण इस पृष्ठ बद्ध से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अभी तक क्या था, तो आवेश था वो पृष्ठ के भीतर था। यदि आवेश पृष्ठ के भीतर ना होकर के पृष्ठ के बाहर है तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उसके बारे में हम लोगों को बात करना है। क्लियर। तो कल बेटा हमने आप लोगों को बताया था कि अगर क्षेत्रफल आयत छोटा सा भाग d है तो d के कारण जो विद्युत फ्लक्स आपको बताया गया था वो बताया गया था Q/4πε0 इंटू डी। ये आपको बताया। तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक शंक्वाकार पृष्ठ बना लेते हैं जो इस पृष्ठ को यहां पर काट रहा है और यहां पर काट रहा है। ये क्षेत्रफल आयो dA1 हो गया और ये क्षेत्रफल आयो क्या हो गया dA2। और यहां पर जो कोण बनना है वो dω बनना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर यहां पर कोण dω बनना है तो dA1 से प्रवेश करने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर किसके होगा Q/4πε0 इंटू dω। ये सूत्र यहां पर आपको बताया और dA2 से यहां से प्रवेश करने वाला ये फ्लक्स कितना हो गया Q/4πε0 dω और dA2 से बाहर निकलने वाला, यानी यहां से बाहर निकलने वाला dA2 से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा Q/4πε0 dω। क्योंकि यहां पर एरिया से मतलब नहीं है, यहाँ पर एरिया की बात की गई है। आप लोगों को कोई इतना भी परिचित नहीं होना चाहिए यहाँ पर सर एरिया छोटा है और यहाँ पर एरिया बड़ा है, बल्कि आपको ये देखना है कि वो गोलीय पृष्ठ वहां पर कितना कोण अंतरित करता है। तो ये गोलीय पृष्ठ भी dω कोण अंतरित करता है और ये गोलीय पृष्ठ भी dω कोण अंतरित करता है। इसलिए
DA1 से प्रवेश करने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, Q5 ओमेगा, और DA2 से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया, Q5 D ओमेगा। तो जितना यहां से प्रवेश कर रहा है उतना ही इधर से निकल जा रहा है। इसका मतलब जो परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो गया, 0 के बराबर। परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई आवेश और कोई बंद पृष्ठ है, वो आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है, तो उस आवेश के कारण इस पृष्ठ से गुजरने वाला कोई विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? मुझे लगता है समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। सारी बातें गास के प्रमेय से। अब गास का प्रमेय का प्रमेय तो इसका एप्लीकेशन भी होगा। तो गास का प्रमेय इस्तेमाल करने के लिए क्या करने के लिए गास का प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। यहां पर विद्युत क्षेत्र का निकालने के लिए उपयोग करेंगे। इस चैप्टर में गास का उपयोग किसके लिए करेंगे, विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने। लेकिन गास के प्रमेय में क्या कहा गया है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, उसके स्टेटमेंट में क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि गास का प्रमेय लगाने के लिए हमें एक पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस पृष्ठ को नाम दिया गया गॉसियन। क्या नाम दिया गया, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन पृष्ठ की जो विशेषताएं हैं वो क्या होंगी। सबसे पहली बात, ये गॉसियन पृष्ठ जो है वो काल्पनिक होना चाहिए। काल्पनिक लिया जाएगा, अपने मन से लिया जाएगा, आपके अपनी सुविधा अनुसार लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि उसकी विशेषताएं क्या है, ये आप लोग जानिए। तो देखिए, पहली जो विशेषता है गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की विशेषता है, गॉसियन पृष्ठ की विशेषता है, प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस। प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस। पहला है, गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए बल्कि बंद पृष्ठ होना चाहिए, जिससे होना चाहिए जिससे यह ज्ञात हो सके कि कोई भी बिंदु पृष्ठ के अंदर बाहर या पृष्ठ कहां पर है उसकी स्थिति हमको पता होनी चाहिए। वो जो बिंदु है, किसी भी बिंदु के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे मान लिया ओपन पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ अगर ओपन पृष्ठ हो गया, ऐसे मान लिया ओपन पृष्ठ ले लिया और आपने यहाँ पर ऐसे ही। अब मैं पूछूं आपसे कि ये जो बिंदु है वो पृष्ठ के अंदर है या पृष्ठ के बाहर है, तो आपके पास कोई उत्तर नहीं। क्लियर है? क्योंकि इधर से खुला हुआ है,
तो आप इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर ये बंद पृष्ठ है तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि ये जो बिंदु है पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ के बाहर नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर ये बिंदु ले रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि ये जो बिंदु है पृष्ठ के बाहर है। तो बात समझ आई कि नहीं है? गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे ये ज्ञात हो सके कि कोई बिंदु पृष्ठ के अंदर, बाहर या पृष्ठ पर। क्लियर हुआ कि नहीं? नंबर 2 ये होना चाहिए कि पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए, उस बिंदु से गुजरना चाहिए, पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु से पृष्ठ को क्या करना चाहिए? गुजरना चाहिए। जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर? और तीसरी बात यह होना चाहिए कि जो पृष्ठ होना चाहिए वो सममित होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए, सिमेट्रिकल, सममित होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। सममित पृष्ठ क्यों लेते हैं? सममित मतलब एक रूपता होनी चाहिए। जैसे कि बेलन है, जैसे कि घन है, वो क्या एक रूपता होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, पृष्ठ सममित होना चाहिए। अब आप गॉसियन पृष्ठ कैसा ले सकते हैं? आप अगर आपको पूछे कि गॉसियन पृष्ठ कैसा हो सकता है तो आपका उत्तर होगा वो बेलनाकार हो सकता है, बेलन हो सकता है, वो घन हो सकता है, लेकिन वो आयताकार पृष्ठ नहीं हो सकता। सुना है कि नहीं है? या तो वो बेलनाकार पृष्ठ होगा, जो गॉसियन पृष्ठ लेंगे वो कैसा होगा? बेलनाकार या घनाकार, मतलब कोई ठोस होगा। और दूसरी बात क्या होगी कि वो उसमें उसके रूप में एक रूपता हो, समझ रहे नहीं? एक जैसा। क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो पृष्ठ सममित होना चाहिए। अब सममित क्यों होना चाहिए? जिससे हमको ये उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, अगर हम बात करें तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो? लंबवत हो। क्लियर? बात समझ आ गई? तो ये हुई गॉसियन पृष्ठ की विशेषता। अब हम गॉस के नियमों का अनुप्रयोग करके तो इसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करके हम जो है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस के नियम का अनुप्रयोग। गॉस के नियम का अनुप्रयोग।
इसमें पहला एप्लीकेशन गास के नियम का करेंगे। क्या करने के लिए? अनंत लंबाई एक सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई एक सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी गास के नियम का इस्तेमाल करके अनंत लंबाई के एक समान आगे से सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आगे से सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसका इस्तेमाल करके? गास के नियम का इस्तेमाल करके। तो हमने मान लिया कि ये एक अनंत लंबाई का सीधा तार है। और ये एक समान रूप से आवेशित है। एक समान रूप से ये क्या है? आवेशित है, धनावेशित है ये। बहुत पतला तार है, एक समान रूप से आवेशित है। तो आपको बताया जा चुका है, सतत आवेश वितरण बताया जा चुका है आपको कि अगर कोई पतला तार है और वो एक समान रूप से आवेशित है तो उसके लिए जो रैखिक आवेश घनत्व होता है, रैखिक आवेश घनत्व, उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा बराबर Q अपान L, ये आपको बताया जाता है। क्लियर? तो अब इस तार के कारण एक बिंदु P है, उस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है और किसका इस्तेमाल करके? गास के नियम का इस्तेमाल करके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक हमने L लंबाई का एक बेलन लिया, इसकी लंबाई कितनी है? L। कल्पना की हमने कि L लंबाई का एक गाउसियन पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? L लंबाई का एक गाउसियन पृष्ठ ले लिया। इसको डॉट डॉट करके बना लेंगे ताकि ये समझ में आए आपको ये कैसा है? गाउसियन पृष्ठ। क्लियर हो गया? अब आपके मन में एक शंका उठेगी कि सर ये तार तो अनंत लंबाई का है, तो फिर आप L लंबाई का ही गाउसियन पृष्ठ क्यों ले रहे हैं? तो क्या बेटा हम अनंत लंबाई का गाउसियन पृष्ठ ले सकते हो? इसकी लंबाई तो बहुत अधिक है। तो हम पूरी लंबाई का गाउसियन पृष्ठ ना लेकर के बल्कि एक छोटे से पार्ट का गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं और फिर उसी का इस्तेमाल करके हम इस पूरे तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को
ज्ञात करेंगे। क्लियर हुआ कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस तार का जो रैखिक आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा है। क्लियर हुआ। और क्यू क्या है, इस तार का आवेश है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो लैम्डा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और रैखिक आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे कुल लंबाई। ये बात समझ आ गई। तो यल लंबाई का क्यों लिए, क्योंकि हम यल लंबाई के कारण यल लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और उसी के आधार पर हम अनंत लंबाई वाले सीधे तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। ऐसा हमारे लिए सुविधाजनक है क्योंकि इसके लिए हम गॉसियन पृष्ठ ले सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। तो अब ये गॉसियन पृष्ठ है और गॉसियन पृष्ठ की जो भी विशेषताएं हैं वो इसमें दिख रही कि नहीं। पहली बात बंद पृष्ठ है, दूसरी बात उस बिंदु से गुजर रहा है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और तीसरी बात सममित है कि नहीं है, तो सममित भी है। तो गॉसियन पृष्ठ की 3 विशेषताएं बताई गई थी। पहला, बंद पृष्ठ होना चाहिए, जी हाँ बेलन बंद पृष्ठ है। दूसरा, उस बिंदु से गुजरना चाहिए जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जी हाँ ज्ञात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। तो तीनों बातें गॉसियन पृष्ठ की तीनों बातें, गॉसियन पृष्ठ की तीनों विशेषताएं इसमें हैं, इसलिए अब हम गॉस के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर बहुत ध्यान से समझेंगे, जानेंगे और बुझेंगे, तो हमने माना ये रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है और लैम्डा बराबर आप जानते हैं कुल आवेश बटे कुल लंबाई। तो हम जो है लिखेंगे क्या, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए यल लंबाई वाला एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचा जो बिंदु P से होकर गुजरता है। तथा यहां से यहां तक विस्तार से इसकी जो दूरी है कितनी है, r। दूरी कितनी है यहां पर, r। तार से P की दूरी कितनी है, r। तो यही दूरी कितनी होगी, r होगी। तथा तार से बिंदु P की दूरी, देखिए चित्र से ही लिखना, आपको कुछ रटना नहीं है। बिंदु P की दूरी कितनी है, स्मॉल r। आपने मान लिया कि रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। रैखिक आवेश घनत्व कितना मान लिया आपने, लैम्डा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए यह लंबाई वाला एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ खींचा जो बिंदु P से होकर गुजरता है तथा तार से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हमको गॉस का प्रमेय लगाना है। तो
गास का प्रमेय अगर हमको लगाना है तो पृष्ठ तो हमको मिल गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेवल ले लिया बिंदु P पर। बिंदु P पर क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल लेवल ले लिया। अब इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अवलंबन बाहर की ओर। ये धनावेशित तार है, इसके कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, इधर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में आई कि नहीं है। और क्षेत्रफल जो वेक्टर होगा उसकी भी दिशा किधर होगी, बाहर की। अवलंबन जैसे ये है, ये बेलन है, यहां पर जो वक्र पृष्ठ होगा, ये वक्र पृष्ठ है कि नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, क्योंकि ये धनावेशित है। और यहां पर बहुत फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आराम से। सपोज कीजिए ये तार हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका बिंदु P पर हो गया, ठीक। तो यहां पर ये वही समझना है यहां पर कि जैसे इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर है, बाहर की ओर, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो भी किधर होगा, अवलंबन बाहर की ओर होगा कि नहीं है, क्योंकि ये कैसा पृष्ठ है। अगर इसको देखें आप तो ये वक्राकार है कि नहीं है, वक्र है कि नहीं है, तो वक्र है तो उस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो अवलंबन बाहर की ओर होगा, बताया जा चुका है। क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल के अवलंबन बाहर की ओर, तो ये भी किधर होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये बात समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो कितना होगा, 0। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें जैसे कल्पना कीजिए, जैसे आपके घर में सिलेंडर होता है तो क्या पृष्ठ होते हैं, इसमें 3 पृष्ठ होते हैं, एक तो वक्राकार, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जो समतल जैसा होता है। ये समतल क्या होगा, नीचे भी समतल जैसा होगा। तो कई पृष्ठ हुए इसमें, 3 पृष्ठ। एक वक्राकार, ये वाला, ये वक्राकार पृष्ठ हो गया। दूसरा ये जो इसका जैसा पार्ट है ऊपर वाला समतल पृष्ठ होगा, और नीचे भी समतल पृष्ठ होगा बराबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर कोई क्षेत्रफल लेते हैं, तो यहाँ पर अगर क्षेत्र लेते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा तो इधर होगी ही होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो नहीं बदलेगी, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, अवलंबन बाहर की ओर क्षेत्रफल वेक्टर हो जाएगा, और इनके बीच का जो 90 होगा कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90। अभी नहीं सुनना है। देखिए अगर ये बेलन है, सपोज कीजिए ये बेलन है, तो इसमें जो क्षेत्रफल ऊपर वाले की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, ऊपर की ओर होगा कि नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र किधर होगा, उधर की ओर। तो दोनों के बीच का कोण कैंसिल हो गया, 90। और जो परिस्थिति यहाँ पर है वही परिस्थिति यहाँ पर भी होगा। कैसे, विद्युत क्षेत्र तो इधर की ओर कार्य करेगा, विद्युत क्षेत्र किधर कार्य करेगा, इधर की ओर, लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर वो किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। और फिर यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 90। यानी कि जो वक्र पृष्ठ है वहां पर क्षेत्रफल वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पर दोनों समांतर है। लेकिन अगर हम समतल पृष्ठ की बात करते हैं, यानी बेलन के ऊपरी सिरे की बात करते हैं या बेलन के निचले सिरे की बात करते हैं, तो वेक्टर E और क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो 3 पृष्ठ हैं इसमें, गासेन पृष्ठ के कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ। एक बेलनाकार पृष्ठ, एक ऊपर वाला पृष्ठ और एक नीचे वाला पृष्ठ। ऊपर वाले पृष्ठ और नीचे वाले पृष्ठ में E और dA के बीच का कोण 90 अंश है, जबकि वक्राकार पृष्ठ के लिए E और dA के बीच का कोण 0 है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं है। तो चलिए लिखेंगे, गासियन पृष्ठ के
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया ई डॉट डी। क्लियर हो गया? ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ई डी ए कॉस कितना होगा 0। क्यों कॉस 0? क्योंकि यहां पर दोनों क्या है समांतर है और आप जानते हैं ई डॉट डी ए बराबर ए डॉट बी बराबर किससे होता है ए बी कॉस थीटा। ए ई की जगह पर ए हो गया, बी की जगह पर डी की जगह पर डी हो गया और थीटा दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो यहां पर हो गया ई इंटू एरिया इंटीग्रेशन ई इंटू डी का 0 की वैल्यू देखो। अब ई तो अचल राशि है क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो समान होगा प्रत्येक बिंदु पर यहाँ। तो यहाँ पर ई क्या हो गया बाहर हो गया एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी। एरिया इंटीग्रेशन मतलब क्षेत्रीय समाकलन डी। अब डी का मतलब क्या हो गया ये पूरा पृष्ठ इसका समाकलन करेंगे तो ये छोटा सा भाग था इसका वक्राकार भाग का ये छोटा सा ये क्या है इस वक्राकार पृष्ठ का छोटा सा भाग है। तो जब समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ की बात होगी कि नहीं होगी। और ये पृष्ठ कैसा है बेलनाकार है मतलब वक्राकार है और ये है क्या वास्तव में बेलन का वक्र पृष्ठ है कि नहीं है। कैसे चुन ध्यान ये वक्र पृष्ठ का छोटा सा भाग ये है कि नहीं है। तो समाकलन करने पर पूरे बेलन की बात होगी कि नहीं होगी। पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ की बात होगी कि नहीं होगी क्योंकि ये जो क्षेत्रफल अवयव है वो बेलन के वक्र पृष्ठ पर स्थित है कि नहीं है। तो जब समाकलन करेंगे तो पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ की बात होगी कि नहीं होगी। पूरे बेलन के वक्र पृष्ठ की बात होगी कि नहीं होगी। तो बेलन के वक्र पृष्ठ की बात होगी और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। एच के यहाँ पर कितना पाई आर लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन ए डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। ये बात क्लियर हुई कि नहीं। मुझे लगता है क्लियर हो गई क्योंकि अभी हम किसी बात कर रहे हैं वक्राकार भाग। यहाँ पर देखिए लिखा है वक्राकार भाग से गुजरने वाला है। तो वक्राकार मतलब जब पृष्ठ का समाकलन करेंगे तो क्या होगा वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। ये बात होगी कि नहीं होगी। अब हम बात करेंगे किससे ये तो हो गया वक्राकार भाग से। अब हम किससे बात करेंगे इससे गासियन पृष्ठ के समतल भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्लियर। अब लिखेंगे पृष्ठ के ऊपरी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बराबर। फिर एक समाकलन कैसे लगाएंगे ई डॉट डी। ये तो लिखेंगे ये तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र। यहाँ पर होगा एरिया इंटीग्रेशन क्षेत्रफल समाकलन ई इंटू डी ए cos थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे cos 90 क्योंकि बीच का एंगल कितना 90। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। इसका मतलब क्या होगा 0।
से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 हो गया। तो जिस प्रकार से ऊपरी समतल से गुजरने वाला पृष्ठ विद्युत फ्लक्स 0 होगा, उसी प्रकार से निचले समतल पृष्ठ से भी गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप लिखेंगे इसी प्रकार निचले समतल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0। क्लियर हो गया। तो अब इस गासियन पृष्ठ के क्या पृष्ठ थे, 3 पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ ये वाला, एक समतल पृष्ठ और ये एक नीचे वाला पृष्ठ। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल विद्युत फ्लक्स हो गया वक्राकार पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स निकला था वो कितना निकला है, E इंटू 2πr। इस ऊपर वाले के नाते 0, निचले समतल के नाते 0, यानी कुल कितना हो गया, E इंटू 2πr। कुल विद्युत फ्लक्स पाई E बराबर E इंटू 2πr। क्लियर हो गया कि नहीं। परंतु गैस के परमेशन गैस का प्रमेय निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि गासियन पृष्ठ का इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। गासियन पृष्ठ का इस्तेमाल किया गया। अब हम गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो गॉस के प्रमेय से पाई ई बराबर किसकी होगा, क्यू बार एप्सिलॉन ई, जहां क्यू क्या है, उस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश है, और एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युत शीघ्रता है। और हमने जो ज्ञान किया वो विद्युत फ्लक्स क्या है, E इंटू 2πr है। तो दोनों बातें सही हैं, इसलिए समीकरण। अब यहाँ पर कौन सा आवेश है, यहाँ पर जो क्यू आवेश है वो इस पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश है। ध्यान देंगे आप, इस पृष्ठ से L लंबाई में कितना, L लंबाई तार का जो आवेश है, पूरी लंबाई के तार का आवेश नहीं है यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्यू, वो किसका आवेश है, पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश। और पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है, इतना ही तो है, इतना ऊपर बचा हुआ है, इतना नीचे बचा हुआ है, बहुत अनंत लंबाई का तार है ना। तो यहाँ पर जो आवेश क्यों ले रहे हैं, वो कितनी लंबाई वाले तार का आवेश ले रहे हैं, केवल L लंबाई। क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अभी हम केवल L लंबाई के तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। तो इसलिए दोनों समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, E इंटू 2πr इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। इसलिए E इज इक्वल टू, ये गुणे में दरा जाएगा बटे में, E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन 0 इंटू R इंटू Q अपॉन L। E इज इक्वल टू, ये बटे में आ जाएगा 1/2π एप्सिलॉन 0, R भी बटे में आ गया, Q भी ऊपर हो गया और L बटे में हो गया। ये बात हो गई कि नहीं?
और Q बटे L क्या है? रैखिक आवेश घनत्व है कि नहीं? क्योंकि इसका आवेश में क्या मानना हूं? Q मानना हूं उत्तरी पार्ट का, और लंबाई कितनी मानना हूं? L। तो ये रैखिक आवेश घनत्व हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से आप लिख सकते हैं therefore E is equal to 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो, 2 से गुणा करने के लिए कितना होगा? 1/2 पाई एप्सिलॉन जीरो r इनटू Q अपॉन L का लिखूंगा लैम्डा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां से आप लिख सकते हो E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इनटू 2 लैम्डा अपॉन E इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, तो जब हर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 लैम्डा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन ये फार्मूला। ये बात समझ आएगी नहीं? यानी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन r। तो क्या देखा? क्या यहां पर तार की लंबाई दिख रही है? नहीं दिख रही। तो इससे क्या पता चला कि चाहे तार छोटा हो और चाहे तार बड़ा हो, जो विद्युत क्षेत्र होगा किसी बिंदु पर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन r। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पूरे तार के लिए गासियन पृष्ठ क्यों नहीं लिया था, क्योंकि पूरे तार के कारण गासियन पृष्ठ लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर किसका मतलब है? यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व का मतलब है। ये अगर आपको रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा पता है तो चाहे वो छोटा तार हो और चाहे वो बड़ा तार हो, आप विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी तार के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा अपॉन r। क्वेश्चन उठेगा कि लैम्डा क्या है? आप कहोगे तार का रैखिक आवेश घनत्व। क्वेश्चन उठेगा r क्या है? आप कहोगे उस तार से इस बिंदु की लंबाई या दूरी। ये बात क्लियर होगी कि नहीं? और E क्या है? इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे लगता है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं। बस आज इतना ही, कल हम और चर्चा करेंगे। कोई समस्या होगी बताएंगे। धन्यवाद।